गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस में हम चैप्टर डिजिटल स्विचिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम बात कर रहे थे E10B एक्सचेंज की, है ना। E10B एक्सचेंज में मैंने आपको लास्ट क्लास में सिंपल ब्लॉक डायग्राम बता दिया था, जिसमें हमने बताया था कि ये क्या होता है। डिजिटल स्विचिंग सिस्टम होता है जिसमें अगर एनालॉग में भी डेटा है तब भी उसे क्या करना होता है, जीएएस क्या करता है, उसको डिजिटल मतलब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फिर जो टीएनई होता है वो क्या करता है, E10B से डेटा को कनेक्ट कराता है। और अगर हमारे पास क्या है, डिजिटल डेटा है, तो वो सीधे पीसीएम लिंक के माध्यम से E10B सिस्टम में क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बस यहाँ पे इसने क्या किया, कई सारे डेटा को क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। अब ये डेटा को कैसे हैंडल करता है, कैसे प्रोसेस करता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में अब हमको जानना है। देखिए, अब इसमें हमने कहा था कि हम क्या होता है, इसमें कई सारे यूनिट्स पढ़ते हैं। वैसे आपकी बुक में 6 यूनिट्स दिए हैं इसमें, जिसमें हम 5 यूनिट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें एक कनेक्शन यूनिट होता है, स्विचिंग यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मैनेजमेंट यूनिट होता है, और एक होता है OMC करके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कनेक्शन यूनिट की। तो जो कनेक्शन यूनिट होता है ये देखिए, पहले आप डिफिनीशन देखें। E10B में कंट्रोल यूनिट, स्विचिंग यूनिट अर्थात सिस्टम के बाह्य इंटरफेस से जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सटर्नल नेटवर्क है। जैसे अगर आपका एक सेल फ़ोन है ना, आपका क्या है, सबका एक इंडिविजुअल वो क्या है, एक सिस्टम है। अब जैसे ही आप उस कॉलिंग को कनेक्ट करते हैं या आप कॉल लगाते हैं, तो वो क्या होता है, इस सिस्टम से या जो स्टेशन होता है पर्टिकुलर, उससे आपको क्या करना होता है, कनेक्ट कराना होता है। तो ये जो ये आपके सब क्या है, एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं, जिन्हें आपको क्या करना है, E10B से इंटरफेस मतलब कनेक्ट कराना है। तो उसी लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कनेक्शन यूनिट का। अब दूसरी चीज़ अगर इसके बारे में दिया हो कि यह AF सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। देखिए, जैसे ही आप क्या करते हैं, मान लीजिए अपने फ़ोन पे बोलना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। उसी ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को आपको यहाँ पर भेजना होता है ना। तो भेजते हैं आप, फिर यही क्या करता है, उस सिग्नल को सेंस करके जहाँ पे भी आप अपने मैसेज को देना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप कॉल कनेक्ट करना चाहते हैं, ये वहाँ पे क्या करता है, उसको भेजता है। तो सिंपल जो इसका वर्क होता है, ये क्या करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को पहले क्या करता है, रिसीव करता है, और फिर उसे क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो ये वर्क होता है किसका, कनेक्शन यूनिट का। अब हम बात करते हैं स्विचिंग यूनिट का। तो स्विचिंग यूनिट यहाँ देख रहे हैं, विभिन्न लाइनों के मध्य इलेक्ट्रिक सर्किट को उपलब्ध कराता है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, स्विच है। अब ये स्विच क्या होंगे, तभी क्लोज होंगे ना जब आप उस पर क्या करेंगे, कोई सिग्नल भेजते हैं। जैसे अगर आपका जो स्टडी फ़ोन या मोबाइल फ़ोन है, जिस टाइम पे फ्री कंडीशन में है ना, ही उस पर कोई कॉलिंग आ रही है और ना ही आपने किया है, तो जो आपके फ़ोन का जहाँ पे नेटवर्क है ना, जो आपके फ़ोन का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है, इस समय आप पे कोई ना ही डेटा रिसीव हो रहा है, ना ही आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या होगा, ओपन कंडीशन में होगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा है कि ओपन सर्किट में क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। अब जैसे ही आप कॉल कर रहे हैं या आप में कॉल आने लगती है, तो आपके सिग्नल पे आपका जो सिग्नल मतलब आपका जो स्टेशन है, उस आप स्टेशन पे आपके द्वारा कोई ना कोई डेटा भेजा जा रहा है, तो वो स्विच को क्या करेगा, क्लोज करेगा जैसे इसको सिग्नल मिलेगा। तो स्विचिंग यूनिट क्या करता है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल को उपलब्ध कराता है, जैसे ही आप क्या करते हैं, कॉल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, टाइम स्पेस टाइम स्विच होता है। टाइम स्पेस टाइम स्विच का मतलब होता है कि आप कई सारे सिग्नल उसको एक टाइम पे मिल रहे होते हैं, तो वो टाइम शेयरिंग के बेस पर उस स्विच को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट सीधे से आप कंट्रोल का मतलब होता है, जो भी डेटा है उसको क्या करना, कंट्रोलिंग फॉर्म में रखना। मतलब ये कंप्यूटर ब्रेड होते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक लाइनों के मध्य कम्युनिकेशन कराते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 तरीके के नेटवर्क्स हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके से डेटा आ रहा है। अब ये डेटा को क्या करेगा, कंट्रोलिंग इसका वर्क होता है। मतलब जो भी डेटा आपने भेजा है, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, सभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का डेटा इस पे भेज रहे हैं। अब ये पूरे डेटा को क्या करेगा, पहले रिसीव करेगा,
फिर आपने जो भी एड्रेस दिया है कि कहाँ पे उस नेटवर्क उस डेटा को भेजना है, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर आपके डेटा को क्या करेगा, वहाँ पर सेंड कर देगा। जैसे कि हमने बताया था कि जो पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन क्या करता है, जो भी आप पोस्ट ऑफिस में आपका लेटर डिलीवर होता है, फिर जो पोस्टमैन होता है वो आपके एड्रेस पे वहाँ उसको क्या करता है, वहाँ पे पहुँचाता है। तो ऐसे ही इसका भी वर्क होता है, आपने जो भी इसको डेटा दिया है ये उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिर आपके पर्टिकुलर एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे पहले क्या होता था, जब एसटीडी फ़ोन होते थे तो आपको जो भी नंबर दिया जाता है उसके पहले आप क्या करते थे, एक कोड जनरेट, मतलब पहले कोड डायल करते थे, फिर नंबर को डायल करते थे। वो जो कोड होता है वो आपके लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। लेकिन आज आपका जो सेल फ़ोन होता है उसमें आपको कोई भी कोड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आपका जीपीएस होता है वो लगातार आपको मॉनिटर करता रहता है, ट्रैक करता रहता है, और वहाँ का कोड जो होता है वो सेल्फ जनरेटेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन पहले क्या होता था, इससे डेटा को कंट्रोल करना होता था, एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में है ट्रांसलेटर और कॉल प्रोसेसर। ट्रांसलेटर का मतलब होता है, जैसे आपका जो डेटा होता है वो क्या होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है, आपने उसको क्या कर दिया, डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आपने डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन रिसीवर एंड पे तो हमें सेम वही सिग्नल चाहिए ना जो भेजा गया है, तो इसलिए जो ट्रांसलेटर होता है उसको ओरिजिनल सिग्नल में चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद कॉल प्रोसेसर का मतलब हुआ कि जो भी आप क्या करते हैं, अगर कहीं पे भी आप टॉकिंग कर रहे हैं तो आपकी वो सिग्नल को लगातार एक्सेस करता रहता है, प्रोसेसिंग करता रहता है ना। उसके बाद है मैनेजमेंट यूनिट की। तो देखिए मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, जो भी आप उसके पास डेटा आता है वो सभी डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जैसे आप मान लीजिए हार्ड डिस्क क्या होती है, एक मेमोरी होती है जो आपके सिस्टम में आपके सभी डेटा को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। वैसे ये मॉनिटरिंग यूनिट क्या होता है, समय जितने भी आप डेटा उस पर जितने भी कॉल आते हैं है ना, जितनी भी तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्टोर करके रखता है। जैसे अगर आप बात करें, जैसे कभी क्या होता है, अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेशन होता है जब, तो अगर मतलब उसने जैसे कि कोई भी घटना होती है तो उसने उस टाइम को उसके फ़ोन को ट्रैक कराना, जनरली जो सब्सक्राइबर मतलब कंपनी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी भी फ़ोन का डेटा किसी भी को दे। लेकिन अगर ऐसे क्राइम ब्रांच अगर होती है तो उनका डेटा दे देती है फ़ोन का, मतलब उन्होंने किससे कॉलिंग की थी, क्या किया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पास वो डेटा स्टोर होता है ना। जैसे आप क्या होता है, कभी कभी आपका व्हाट्सअप डिलीट होता है, जब आप दोबारा उसी नंबर से करते हैं तो क्या करता है, आप बैकअप करते हैं तो आपका जो भी डेटा होता है वो वापस से आपके फ़ोन पे आ जाता है। इसीलिए ना, क्योंकि आपने उसको क्या किया होगा, पहले उसने कहीं पे स्टोर किया होगा। तो मॉनिटरिंग यूनिट का सेम वही सा ही फंक्शन होता है, जो भी आप उसका डेटा होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ओएमसी। देखिए ओएमसी जो होता है वो मैनेजमेंट यूनिट पे ही डिपेंड होता है। मतलब मैनेजमेंट यूनिट जो भी डेटा को स्टोर करता है, अगर उस डेटा के साथ ये मतलब उसका फंक्शन करता है ना। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ये प्रोसेस करता है। वीडियो हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, जैसे इसके पास क्या है, कोई डेटा स्टोर है, अब अगर ये उसको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता है तो ओएमसी क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करके उसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट करा देगा। अगर आप उस डेटा को आपको क्या करना है, प्रिंटिंग कराना है, तो उसको प्रिंट कर देगा। तो अगर आप जैसे आपके हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर है तभी ना आप उसको फ़ोन में या कहीं पे भी खोल कर क्या करते हैं, प्रिंट ले सकते हैं या वीडियो को देख सकते हैं। तो सेम वैसा ही इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये रही E10 के एक्सचेंज की बात। इसमें सारी जो भी चीज़ें हैं डिटेल मैंने दे दिया है। अब अगर आप बुक खोलेंगे तो जहाँ पर ये शुरू हुआ होगा वहाँ पे थोड़ा सा इसका एडवांटेज दिया होगा। जैसे आपने C.Exchange पढ़ा था, तो C.Exchange में कुछ कमी रही होगी, तब जाकर ये एक्सचेंज आया था, है ना। उस मतलब अगर आप बेसिक देखें तो वो क्या होता था, एक एनालॉग एक्सचेंज होता था, है ना। वो भी एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा उसमें हैंडल होते थे, लेकिन वो नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था, और उसमें उसको हम पूरी तरीके से उसका मतलब पूरी तरीके से वो डिजिटल डेटा पे वर्क नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसकी स्विचिंग थोड़ी स्लो थी। तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज दिया होगा, आप उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा एक बार।
है ना। बाकी ये E10 एक्सचेंज हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर कोई स्विचिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इसमें सारे आपको डिजिटल स्विचिंग सिस्टम ही पढ़ने हैं, तो मुश्किल से 1-2 और बचे होंगे, फिर आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग बस स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। मैं एक टॉपिक ही इसीलिए कवर करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आप 1 बाय 1 अगर इस तरीके से टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे तो आप पे बर्डन नहीं आएगा, है ना। तो आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।